नमस्कार, जय हिंद। मैं दयासागर पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन पे। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमने क्या किया है कि जो प्रैक्टिस सेट अपना शुरुआत किया था, हमने सोचा कि अब इसको प्रॉपर आपको एक तरह से इसमें वीडियो बना के दें ताकि आपको दिक्कतें ना आए। तो इसीलिए आप याद रखिए कि ये पहला प्रैक्टिस सेट आपका होगा। इससे पहले भी हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन आज से और कल वाले जो क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में आगे आने की बहुत सी संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपने प्रश्नों पे चलते हैं। और सबसे पहले एक चीज़ और ये कर लीजिएगा कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो क्या करते रहें, मिलती रहें आगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ, कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो सीधा खड़ा हुआ है, उसे किस राजा ने बनवाया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो क्या वो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था, या फिर समुद्रगुप्त द्वारा, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर रामगुप्त था। तो याद रखिए बात क्या है कि वो स्तंभ इसलिए फेमस है, जो लौह स्तंभ है, क्योंकि ये इतना प्राचीन होते हुए भी आज तक इस लौह स्तंभ में कोई भी जंग नहीं लगा। क्या जंग नहीं लगा, जिससे कि वो उसी तरह स्वच्छ खड़ा हुआ है। पता नहीं किस चीज़ का बनाया हुआ, कहा जाता है बहुत से मिक्स धातुओं का बनाया हुआ है, लेकिन हमसे इससे लेना लादना नहीं है। ये हमको यहाँ पे आंसर ये देना है कि आखिर इसको किसने बनवाया। तो इस लौह स्तंभ के ऊपर एक चंद्र नामक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ मिलता है, और इस चंद्र नामक व्यक्ति के आधार पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही क्या किया होगा, इस स्तंभ की स्थापना करवाई होगी। तो हमारा आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, क्या कल्कि को, अत्रेय को, मैत्रेय को, या नागार्जुन को। तो आप याद रखिए बौद्धों के विश्वास है, उनका विश्वास है कि गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार आएगा वह मैत्रेय नाम से जाना जाएगा, और उनका अगला अवतार क्या होगा, मैत्रेय नाम से फेमस होगा। तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा ये मैत्रेय सही आंसर हो जाएगा। मतलब गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय के नाम से फेमस होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे, क्या पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से, दक्षिण एशिया से। तो आपको पता है कि बहुत से लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं कि आर्यों का भारत के अंदर आगमन कब होता है, कहाँ से होता है। वैदिक पीरियड से हमारे आर्य जुड़े रहे हैं, आपको अच्छी तरह से पता है ये चीज़। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से आए थे। तो केंद्रीय एशिया, जिसे हम सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के नाम से भी जानते हैं, ये विचार दिया था मैक्स मूलर ने। किसने दिया था, मैक्स मूलर नामक एक विद्वान है। मैक्स मूलर ने ये चीज़ बोला था कि आर्यों का आगमन क्या होता है, मध्य एशिया से होता है। और इन्हें बहुत सी समानता दिखाने के लिए वैदिक काल के और मध्य एशिया के लोगों के मध्य समानता दिखाने के लिए बहुत सी चीज़ों का साक्ष्य भी दिया था। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसका सही आंसर मध्य एशिया मानते हैं, केंद्रीय एशिया मानते हो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था आखिर किसने। मतलब बंगाल, आपको पता है कि पहले मुगल साम्राज्य के अंदर सारे राज्य आते थे, प्रांत आते थे, उनमें से बंगाल भी शामिल था। तो ये पूछ रहा है कि आखिर कब बंगाल स्वतंत्र हो गया मुगलों से, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो मुर्शीद कुली खां के टाइम पे, सादत खां के टाइम पे, या सरफराज खां, या फिर इनमें से कोई नहीं था। तो याद रखिए 1701 में क्या होता है, 1701 में औरंगजेब के द्वारा पहली बार एक दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही था वो, जिसने आगे चल के अपना धन परिवर्तित किया, जिसका नाम मुर्शीद कुली खां पड़ा, उसको नायब सूबेदार नियुक्त किया जाता है बंगाल का। और वो आगे चल के क्या करता है कि 1704 में उसने अपनी राजधानी परिवर्तित की, और ढाका से, जो बंगाल की पहले राजधानी थी, उसे ढाका से मुर्शिदाबाद क्या किया, लेके चला गया। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता था कि ढाका से मुर्शिदाबाद आखिर राजधानी किसने बनाई थी, तो मुर्शीद कुली खां ने बनाई थी। और आगे क्या होता है कि 1717 में क्या होता है, पूर्ण रूप से, अंतिम रूप से बादशाह द्वारा क्या होता है, इसे सूबेदार बना दिया जाता है। और बादशाह द्वारा अंतिम सूबेदार नियुक्त अगर कोई किया गया था बंगाल का, तो वो क्या था, मुर्शीद कुली खां था। और इसने आगे चल के कर देना भी मुगलों को बंद कर दिया और पद को वंशानुगत बना दिया। इसीलिए माना जाता है कि मुर्शीद कुली खां इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो याद रखिए, इसको बिल्कुल भी आप लोग क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में लड़ा गया, वो किसके मध्य लड़ा गया। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, आपको पता है अच्छी तरह से कि तराइन के 3 युद्ध
होते हैं, दो बहुत ही फेमस युद्ध रहे हैं, ठीक ना, जो 1191 और 92 में हुए। ये दोनों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य होते हैं, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। पहला युद्ध जो 1191 में होता है, इसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने उत्सव में जुड़ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि मोहम्मद गोरी पुनः उन पर आक्रमण भी कर सकता है, और आगे उसने ऐसा ही किया। 1192 में वो पुनः आक्रमण करता है, और इसमें क्या होता है, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हो जाती है और तुर्कों का भारत पे क्या हो जाता है, अधिकार धीरे धीरे यहीं से शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज आखिर किसने की थी। आपको पता है सन 1921 में सिंधु वाला क्षेत्र है, सिंधु प्रांत है, सिंधु वाला प्रांत है, मांटगोमरी वहाँ पे जिला है, वहाँ पे एक स्थल की खुदाई हुई, जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में की। किसमें? 1921 में की। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और उस स्थल के नाम पे ही पूरी सभ्यता का नाम रख दिया गया, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और उस स्थल का नाम था हड़प्पा स्थल, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय इसलिए दयाराम साहनी को भी दिया जाता है क्योंकि उन्होंने 1901 में पहले इस स्थल की खोज, जिसका नाम हड़प्पा था, उसकी खुदाई की थी। और याद रखिए, हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के तट पे स्थित है। किसमें? रावी नदी के तट पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। आपको पता है राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के खुदाई से या उसके उत्खनन से संबंधित है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित क्या है, स्थल है, ये भी याद रखिए। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुनामी का मुख्य कारण आखिर क्या होता है? क्या चक्रवात है, चक्रवात के कारण सुनामी आती है? ज्वालामुखी के कारण सुनामी आती है? चंद्रमा का आकर्षण है, इसके लिए सुनामी आती है, इसके कारण? या फिर समुद्र सतह पर भूकंप उत्पन्न होते हैं, इसकी वजह से? तो बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर सही होगा कि समुद्र जो सतह होती है, समुद्र सतह में अगर कहीं पे भी भूकंप जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो जो ऊपर की लहरें होती हैं वो तेज़ गति से बढ़ना वहाँ से शुरू कर देती हैं, लहरों में गति उत्पन्न हो जाती है, और जब लहरें तट क्षेत्र पे आती है तो वो ज़मीन से टकराकर और ऊंचा आकार लेना शुरू कर देती हैं, और यही सुनामी का क्या बनता है, कारण। तो देखा जाए तो समुद्र सतह पर भूकंप का आना ही क्या है, भूकंप का आना ही सुनामी का भी मुख्य कारण बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आगे है कि अंग महाजनपद की राजधानी आखिर कौन सी थी? क्या वैशाली थी, कौशाम्बी थी, श्रावस्ती थी, या चंपा थी? तो याद रखिए, चंपा क्या थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी। वैशाली आपको पता है कि वज्जी संघ की ये राजधानी थी, वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। वहीं कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, कौशाम्बी। और श्रावस्ती आपको पता है कि कोसल महाजनपद, जो अवध वाला क्षेत्र है, आज हम जैसे जानते हैं साकेत भी जिसे आप बोलते हो, तो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती आपको पता है बुद्धों के लिए भी फेमस रहा है। सबसे ज़्यादा उपदेश गौतम बुद्ध ने अगर कहीं पे दिया है तो श्रावस्ती नामक जगह ही है, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश अपना दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? क्या न्यूयॉर्क, जिनेवा, उरुग्वे या दोहा? तो याद रखिए, 1 जनवरी 1995 की बात है। 1 जनवरी 1995 में क्या हुआ, मार्केस समझौता हुआ या मार्केस संधि हुई, और मार्केस संधि के तहत क्या हुआ कि गैट नामक एक संस्था को उसमें WTO में परिवर्तित कर दिया गया 1995 में, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बनाया गया। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? जिनेवा, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये है कि किसी देश के आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिए, आपको पता है कि किसी देश का अगर आर्थिक विकास आप देखोगे तो क्या वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करेगा? तो आपको पता चलेगा हाँ बिल्कुल। अगर देश के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जैसे कि वन नहीं है, या फिर खनिज संसाधन नहीं है, जल नहीं है, ठीक है, जल संसाधन नहीं है, या फिर अन्य संसाधन नहीं है, तो वो कैसे विकास कर पाएगा? आगे बाजार का आकार, अगर वहाँ पर जनसंख्या एकदम कम है, छोटी है, या फिर बाजार में कोई लेने वाला ही नहीं है, तो वो कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये भी एक दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये कि देश के अंदर अब किसी तरह से कोई पूंजी निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो फिर आर्थिक विकास कैसे उस देश का हो पाएगा? इसलिए आप एक चीज याद रखिए कि ये तीनों कारण ऐसे हैं जो किसी भी देश के आर्थिक विकास पर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए यहाँ पे उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ क्या रह सकते हैं? जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप इनका बार बार रिवीजन करिए, बार बार इसको पढ़िए, बार बार इसको देखिए, ठीक है। और हमारे चैनल बूस्ट पॉजिटिव एजुकेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दयाशंकर पांडे आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलूंगा आप अपने अगले वीडियो में।